नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में टॉप करेंट अफेयर्स देखने में। दोस्तों इस वीडियो में जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को लिया गया था दोस्तों। साथ साथ इसका विश्लेषण भी किया जाएगा जो कि आपकी ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाएगा और आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें। साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो दोस्तों साथ साथ में आप डिस्क्रिप्शन में भी और भी करंट अफेयर्स के जो है लिंक आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो आप उस पर भी जाके आप पहले करंट अफेयर्स को भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है किन्हें बनाया गया। देखिए जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुनील अरोड़ा। दोस्तों रामनाथ कोविंद ने 26 नवंबर 2018 को जो है सुनील अरोड़ा को देश का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया है। और यह अपने पदभार पर जो है 2 दिसंबर 2018 से ही अपना काम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों सुनील अरोड़ा की नियुक्ति सितंबर 2018 में ही चुनाव आयुक्त के रूप में किया गया था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो है ओपी रावत, ओम प्रकाश रावत, जो कि 26 नवंबर के मतलब उनका जो कार्यकाल जो है एक्चुअली 1 दिसंबर तक है, तक उनके बाद ये आएंगे टर्म में, तो पहले से ही नियुक्ति हो गई है। और देखिए जो है ओम प्रकाश रावत यानी ओपी रावत जो है 23 जनवरी 2018 को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर एक ABCD है। तो देखिए ओम प्रकाश रावत जो है वर्तमान में भी चल रहे हैं और 2 दिसंबर से जो है सुनील अरोड़ा काम करेंगे। लेकिन उनके ओम प्रकाश रावत के पहले अचल कुमार ज्योति थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और उनके पहले नसीम जैदी थे। तो ये सारे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है पहले रह चुके हैं। अब देखिए सुनील अरोड़ा का बारी है। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे सामान्य जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं जो है हर घर से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न। देखिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि HRD डिपार्टमेंट ने जो विभाग ने जो है मंत्रालय ने जो है किस वर्ग के बच्चों यानी किस क्लास के बच्चे को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा ऐसा निर्देश जारी किया है। दोस्तों जो ऑप्शन है और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कक्षा 1 और कक्षा 2 यानी क्लास 1 और 2 के सारे बच्चों को जो है अब कोई भी स्कूल जो है पूरे देश में होमवर्क नहीं दिया जाएगा, ऐसा दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो आप आइए जानते हैं कि क्या निर्देश और भी दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश है जो कि हमारे और आपके जीवन को बहुत प्रभावित करते, साथ साथ जो आने वाले जितने भी भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला। देखिए दोस्तों कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है और साथ ही पहली और दूसरी में केवल भाषा और मैथ के यानी कि लैंग्वेज और गणित यानी मैथ को ही पढ़ाया जाएगा, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और तीसरी से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ भाषा, EVS और मैथ वो भी NCERT बुक के सिलेबस के तहत ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप देखिए मंत्रालय ने जो है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इसके अलावा भी जो दिशा निर्देश जारी किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों के ऊपर जो बोझ लादा गया है उसमें राहत दी गई है। तो देखिए उन्होंने मतलब मंत्रालय ने जो है 1 से लेकर 10वीं क्लास तक के सारे बच्चों के लिए जो है स्कूल में बैग के वजन यानी कि उनका बैग का वजन कितना होना चाहिए ये भी निर्धारित कर दिया है और ये दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो देखिए दोस्तों क्लास 1 और 2 यानी कि क्लास 1 और 2 के बच्चों का बैग का वजन जो है 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद क्लास 3 और 4 यानी कक्षा 3 और 4 के बच्चों का वजन जो बैग का जो वजन होगा वो 2 से 3 किलोग्राम यानी कि 2 से 3 केजी के बीच का ही रहेगा। जबकि 4 से 5 के बच्चे का जो है 3 से 4 केजी, 6 से 7 क्लास के बच्चे के लिए जो 4 केजी तक का स्कूल का जो बैग है उसका वजन होना चाहिए। जबकि 8 से 9 क्लास का जो बच्चा है उसके बैग का वजन जो है 4.5 केजी तक रहेगा। जबकि क्लास 10 यानी कि 10वीं क्लास के बच्चे के लिए बैग का वजन जो है 5 किलो तक निर्धारित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
में भारत का कितना जो स्थान कितना है, और जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 77, यानी कि 77वां स्थान मिला है 2018 में। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 में भारत को 77वां स्थान दिया है। आइए इसके बारे में कुछ और भी विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण बात को जानते हैं। दोस्तों देखिए विश्व बैंक, ये पहला कि ये आप दिमाग में रख लीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है हर एक साल। और भारत ने इस साल जो 2018 में 23 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाया है, यानी 23 स्थान जो उसने छलांग लगाया है और इस 77वें स्थान पर उसने आया। देखिए कारोबार सुगमता रैंकिंग में जो है न्यूजीलैंड जो है पहले नंबर पर है, शीर्ष पर है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है और चौथे नंबर पर जो है हांगकांग है। 10 पॉइंट दिए जाते हैं जिसमें से भारत इस बार 8 पॉइंट अर्जित कर पाया है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा विश्व के जैसे कि अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को 8वें स्थान पर रखा गया इस सूची में, और चाइना जो है 46वें स्थान पर, जबकि पाकिस्तान 136वें स्थान पर है। देखिए दोस्तों ये भी जान लीजिए कि 2018 में 77वें स्थान पर था, तो 2016, 17, 16, 2015, 14 में कितने स्थान पर था? तो जैसा कि मैंने बताया कि 23 स्थान छलांग लगाया भारत ने। तो दोस्तों इसके पहले यानी कि 2017 में 100वें स्थान पर 100वें रैंक मिला हुआ था। ठीक है, 100वां रैंक मिला हुआ था, और उसके 2016 में 130वां रैंक था, जबकि 2015 में भी 130वां रैंक था और 2014 में 144वां रैंक था। तो बहुत जो है अच्छा जो ये उपलब्धि है भारत के लिए। तो 100 से सीधा 23 नंबर पे आ गया, यानी पिछले साल 2017 में जहां 100वां रैंक था वही 2018 में 77वां रैंक भारत को मिल गया है। दोस्तों जितने सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको आप जरूर नोट करें, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि देश का पहला HCI टेक्नोलॉजी डाटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में खुला है? और जो उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड में। दोस्तों देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो एक बात को याद रखिए कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही कम लोग को ध्यान में रहता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और उन्होंने जो है 26 नवंबर 2018 को देहरादून में देश के पहले हाइपर कंजर्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि HCI का जो फुल फॉर्म हो गया हाइपर कंजर्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी जो स्टेट डेटा सेंटर है, इसका उद्घाटन किया। और उन्होंने इस मौके पर कहा है कि इस सेंटर से सरकारी विभागों के सभी जानकारियां एक जगह उपलब्ध होगी। इसके साथ ही हमारे कार्यों में भी गति वो तेज होगी और ऊर्जा की बचत होगी। देखिए उत्तराखंड की सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी द्वारा जो है विकसित यह 3 टियर राज्य सेंटर जो है 100% सॉफ्टवेयर आधारित HCI तकनीक युक्त देश का पहला डाटा सेंटर है। देखिए HCI टेक्नोलॉजी स्टेट डाटा सेंटर जो है, इस सेंटर की क्षमता 105 GB से बढ़ाकर 12,000 TB तक की जा सकती है। इसे बिजली उपयोग कम करने और बिजली दक्षता बढ़ाने हेतु हरित परिकल्पना भी पर विकसित किया गया है। तो ये सारा कुछ खास और महत्वपूर्ण फायदे हैं इसके। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों कि सेंटिनल जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही विवादित भी आ गया जनजाति। तो देखिए जो ये अंडमान में, एक्चुअली अंडमान निकोबार में, एग्जैक्ट लोकेशन की बात यहाँ मैंने निकोबार को भी रखा है, तो अंडमान में ये पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार में और कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन है अंडमान। तो देखिए अंडमान में सेंटिनल जनजाति है, और देखिए एक अंडमान में एक द्वीप है सेंटिनल द्वीप, ठीक है, वहाँ ये जनजाति पाई जाती है। तो क्यों चर्चा में रही? एक छोटी सी कहानी जानते हैं ये चर्चा, इसका चर्चा होने का क्या कारण है। दोस्तों देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ये द्वीप है सेंटिनल द्वीप, इस पर जो है जो कि जनजाति वाला ये क्षेत्र है, और एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या कर दी गई है, इसलिए चर्चा में। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिकन पर्यटक जो है जॉन एलन चाउ, नाम था जॉन एलन चाउ, इन्होंने सेंटिनल द्वीप पर ईसाई धर्म का प्रचार करना चाह रहे थे, लेकिन सेंटिनल जनजाति के आदिवासियों द्वारा उनकी
से हमला करके हत्या कर दी गई। देखिए, दरअसल सेंटिनल जनजाति हजारों वर्षों से दुनिया से अलग थलग रह रही हैं। ऐसा माना जाता है कि वे इसलिए दुनिया से अलग रह रहे हैं क्योंकि वे आम लोगों की बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। और भारत के मानव शास्त्री त्रिलोकनाथ पंडित एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि इस जनजाति के संपर्क स्थापित करने में सबसे पहले सफल रहे थे। और ये समय था 1966 से 1991 के बीच। तो इस द्वीप पर भी उन्होंने कई यात्राएं की थी। अब देखिए, जॉन एलन चौ की हत्या का घटनाक्रम क्या है। देखिए, अमेरिकी नागरिक जॉन एलन की हत्या के बाद जो है मछुआरे ने पुलिस को बताया कि 14 नवंबर 2018 को सेंटिनल द्वीप पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे। पहले प्रयास में असफल होने के बाद 2 दिन बाद यानी 16 नवंबर को जॉन पूरी तैयारी के साथ फिर से द्वीप पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपनी नाव बीच रास्ते में छोड़ दी और टेंट के साथ जो है थोड़ा और सामान लेकर द्वीप में प्रवेश कर गए। स्थानीय मछुआरों ने मीडिया को बताया कि जॉन ने जैसे ही द्वीप में कदम रखा, सेंटिनल समुदाय के आदिवासियों ने उन पर तीर कमान से हमला कर दिया और जॉन की हत्या करने के बाद सेंटिनल समुदाय के लोग उनके शव को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए समुद्र तट तक ले आए और सबको रेत में दफना दिया। इस घटना को देखकर मछुआरे वहां से डरकर भाग गए। तो ये कुछ खास था। तो याद रखना होगा सेंटिनल जनजाति के बारे में। और सेंटिनल द्वीप कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में है। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत और चीन के बीच दोहरे कराधान से बचने के समझौते में संशोधन हुआ है, उस पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं। और जो उत्तर है दोस्तों ये 26 नवंबर को। देखिए, 26 नवंबर को भारत और चीन के बीच जो दोहरा कराधान था उससे बचने के लिए एक समझौता हुआ है। और इसमें क्या कुछ खास है, इसका मुख्य तथ्य पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों कि संशोधन के तहत जो है दोनों देशों के बीच कर संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रावधान किया गया और इसके अमल में आने से जो है दोनों देशों में कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। संशोधन के जरिए वित्तीय अपवंचना को रोकने में भी मदद मिलेगी। देखिए, मुख्य जो फैक्ट्स है कि इसमें कहा गया कि ताजा संशोधन में संधि में सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा संधि में कारोबार में आधार क्षरण और मुनाफा स्थानांतरण की कार्रवाई रिपोर्ट परियोजना के न्यूनतम मानकों के अनुसार जो रखा जाने वाला है। तो प्रश्न नंबर 7 है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने जो है देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देखिए एक बात की याद रखना है दोस्तों कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है देहरादून में है, तो उसका नाम क्या करने का प्रस्ताव कर दिया है। तो किनके नाम पर जो है अब एयरपोर्ट जाना जाएगा। देखिए, जो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है अब यह एयरपोर्ट यानी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है अब जाना जाने वाला है। प्रश्न नंबर 8 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका ऊंचाई 182 मीटर है, से भी अधिक ऊंचाई वाले हिंदू देवता राम की प्रतिमा जो है स्थापित करने की योजना जारी किया है। तो वो शहर है दोस्तों अयोध्या, यानी अयोध्या में जो है राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है बनाने का जो योजना यूपी की सरकार यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने जो है योजना को रखा है। देखिए, 182 मीटर है। अगर फुट में बात की जाए तो बहुत ही देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो अयोध्या में बनने जाने वाली है राम की प्रतिमा। तो दोस्तों भगवान राम की प्रतिमा के बनने के बाद विश्व में जो है सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में भारत जाना जाएगा। ये बहुत ही उपलब्धि है हमारे देश के लिए भी। तो प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन नाम से वार्षिक रिपोर्ट जो है कौन सी संस्था जारी करता है। और जो आंसर है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जो जारी किया गया है ये रिपोर्ट। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के तहत जो जलवायु से संबंधित संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में जो है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन नाम से वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान समय में पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। तो बहुत ही चिंताजनक बात है।
प्रश्न नंबर 10 है कि भगवान बुद्ध की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों देखिए जो आंसर है वो हमारा जाएगा बिहार। देखिए बिहार के नालंदा जिला में जो राजगीर है, राजगीर में का क्षेत्र है घोड़ा कटोरा, वहाँ एक झील है। उस झील में जो 70 झील के बीचों बीच में 70 फीट ऊंची जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है बनाई गई है। और बहुत ही एकदम एक तरह से देखा जाए कि एकदम नेचुरल है, वहाँ पर किसी तरह का जो है प्रदूषण नहीं फैले, इसकी पूरी व्यवस्था की गई और यह स्थान जो है पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और भव्य बनाया गया 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है। प्रश्न नंबर जो है 11 की पहलवानी के 65 किलो भार वर्ग में किस खिलाड़ी ने जो शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किया है। उत्तर दोस्तों बजरंग पुनिया। देखिए बजरंग पुनिया ने जो है 65 किलो भार वर्ग में जो है विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में इन्होंने जो है दर्जा पा लिया है। दोस्तों बजरंग पुनिया ने जो है इस सत्र में 5 पदक जीतने वाले 24 वर्षीय जो है ये जो है बजरंग पुनिया, और इन्होंने जो है UWW की सूची में जो है 96 अंकों के साथ जो रैंकिंग तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। देखिए इस वर्ष बजरंग पुनिया ने कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के अलावा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर पदक हासिल किया है। बजरंग पुनिया का प्रदर्शन इस वर्ष सराहनीय रहा और वह बुडापेस्ट वर्ल्ड चैंपियन में वरीयता पाने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान भी रहे हैं। देखिए बजरंग ने दूसरे स्थान पर मौजूदा क्यूबा के एलेजांद्रो एनरिक व्लाडेस टोबियर पर जो है मजबूती बना रखी है, जिनके जो है 66 अंक है। बजरंग ने जो है विश्व चैंपियन के करीब सेमीफाइनल में जो है टोबियर को भी हराया था। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक है, और कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। अगर आपका परीक्षा जो है खासकर बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होने वाला है 64वीं, और इस तरह के जितने भी परीक्षा हो, चाहे BSSC हो, UPPSC हो, या जितने भी परीक्षा हो, सभी के लिए जो अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह का वीडियो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि इस तरह वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के।